नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए उत्कृष्ट नेताओं और बेहतर नागरिकों का विकास जरूरी है। प्रधानमंत्री ने एसओयूएल को विकसित भारत की यात्रा का मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह भारत के सामाजिक जीवन की आत्मा बनेगा। जो अपने जीवन में अपने अपने क्षेत्र में लीडरशिप देने में सफल रहे हैं, ऐसे अनेक महानुभावों को मैं यहाँ देख रहा हूँ और भविष्य जिनका इंतजार कर रहा है, ऐसे मेरे युवा साथियों को भी मैं यहाँ देख रहा हूँ। साथियों, कुछ आयोजन ऐसे होते हैं जो हृदय के बहुत करीब होते हैं और आज का ये कार्यक्रम भी ऐसा ही है। नेशन बिल्डिंग के लिए बेहतर सिटीजन्स का डेवलपमेंट जरूरी है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, जन से जगत, जन से जग, ये किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है, विशालता को पाना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और समय की मांग है और इसलिए द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सोल है ऐसा नहीं है, ये भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, बार बार सुनने को मिलता है, आत्मा। अगर इस सोल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी साथियों का, इस संस्थान से जुड़े सभी महानुभावों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत जल्द ही गिफ्ट सिटी के पास द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का एक विशाल कैंपस भी बनकर तैयार होने वाला है और अभी जब मैं आपके बीच आ रहा था तो चेयरमैन श्री ने मुझे उसका पूरा मॉडल दिखाया, प्लान दिखाया। वाकई मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर की दृष्टि से भी ये लीडरशिप लेगा। साथियों, आज जब द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल अपने सफर का पहला बड़ा कदम उठा रहा है, तब आपको ये याद रखना है कि आपकी दिशा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गिव मी 100 एनर्जेटिक यंग मैन एंड वुमेन एंड आई शैल ट्रांसफॉर्म इंडिया। स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वो भारत को आजादी नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। इसी इच्छा शक्ति के साथ, इसी मंत्र को लेकर हम सबको और विशेषकर आपको आगे बढ़ना है। आज हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में 140 करोड़ के देश में भी हर सेक्टर में, हर वर्टिकल में, जीवन के हर पहलू में हमें उत्तम से उत्तम लीडरशिप की जरूरत है। सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के पास भी 21st सेंचुरी की लीडरशिप तैयार करने का बहुत बड़ा स्कोप है। मुझे विश्वास है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप से ऐसे लीडर निकलेंगे जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की संस्थाओं में हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। और हो सकता है यहाँ से ट्रेनिंग लेकर निकला कोई युवा शायद पॉलिटिक्स में नया मुकाम हासिल करे। साथियों, कोई भी देश जब तरक्की करता है तो नेचुरल रिसोर्सेज की अपनी भूमिका होती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे याद है जब महाराष्ट्र और गुजरात के अलग होने का आंदोलन चल रहा था, तब तो हम बहुत बच्चे थे, लेकिन उस समय एक चर्चा ये भी होती थी कि गुजरात अलग होकर के क्या करेगा। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कोई खदान नहीं है, न कोयला है, कुछ नहीं है, ये करेगा क्या? पानी भी नहीं है, रेगिस्तान है और उधर पाकिस्तान है, ये करेगा क्या? और ज्यादा से ज्यादा इन गुजरात वालों के पास नमक है और है क्या? लेकिन लीडरशिप की ताकत देखिए, आज वही गुजरात सब कुछ है। वहां के जन सामान्य में ये जो सामर्थ्य था,
रोते नहीं बैठे, ये नहीं है, वो नहीं है, दिखना नहीं, फलाना, अरे जो है सो वो। गुजरात में डायमंड की एक भी खदान नहीं है, लेकिन दुनिया में 10 में से 9 डायमंड वो हैं जो किसी न किसी के गुजराती का हाथ लगा हुआ हो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ संसाधन ही नहीं, सबसे बड़ा सामर्थ्य होता है ह्यूमन रिसोर्स में, मानवीय सामर्थ्य में, जनशक्ति में, और जिसको आज की भाषा में लीडरशिप कहा जाता है। 21st सेंचुरी में तो ऐसे रिसोर्स की जरूरत है जो इनोवेशन को लीड कर सके, जो स्किल को चैनलाइज कर सके। दिल्ली की नई भाजपा सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर बताया कि विधानसभा में कैग की लंबित 14 रिपोर्ट पेश करने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः 2 बड़े एजेंडास पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना, जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। तो ये दोनों चीजें जो आज हमने यहाँ पास की और बाकी चीजों पर डिस्कशन किया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव संकल्प पर तेजी से काम शुरू करने का भी आश्वासन दिया। बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार देकर के हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। तो आयुष्मान योजना अब दिल्ली की जनता के लिए खुलने के लिए तैयार है और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनाई, उनके आते ही आप सभी के लिए आयुष्मान योजना, जो कि फैमिली भी और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी, दोनों योजनाओं को हम पूरी तैयारी के साथ उसको पब्लिक के बीच में लेके आने के लिए उसे अप्रूव कर दिया। जो कैटेगरी है इसके लिए, आयुष्मान योजना के लिए, वो प्रिसाइज है उसमें और उसी कैटेगरी को वो दिया जाएगा। इसके लिए हम आपको डिटेल दे देंगे और जितने भी लोग हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ MOU करना होगा। तो आज हमने अपनी ओर से फॉर्मेलिटीज यहाँ पूरी कर दी है। बहुत जल्द, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ कोर्ट में लिटिगेशन भी इसके खिलाफ डाला था, तो उसको भी हमने वापस लेने के लिए अपनी ओर से प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। तो वो सारी प्रोसीडिंग पूरी होते ही हम लोग इस योजना को पब्लिक डोमेन में ले आए। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सभी मंत्री शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में सड़कों और जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा करेंगे। महाकुंभ में बृहस्पतिवार को शाम 8 बजे तक 1.28 करोड़ श्रद्धालुओं के गंगा और संगम में स्नान के साथ ही स्नान करने वालों की कुल संख्या 58 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक पूर्व सदस्य को 18 साल की लंबी तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के मनसा शहर से विदेश में रह रहे आतंकी लखबीर सिंह हरिके के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राज्य का लक्ष्य 2026 तक 15,000 स्टार्टअप खोलना और 1 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली गुरुवार रात एक कार दुर्घटना में बाल-बाल बच गए। मुंबई के गोरेगांव में ऐतिहासिक फिल्म सिटी के पास झुग्गियों में भीषण आग लग गई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मणिपुर से 3 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ गिरोह का भांडाफोड़ हुआ और उनके पास से 10 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। दिल्ली की एक अदालत ने व्यवसायी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज कर दी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को लेकर धमकी भरे बयान देने के आरोप में एक सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 2500 मासिक भत्ता देने के चुनावी वादों को पूरा न करने पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया। 31 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका में एक रैली करी और उस रैली में मोदी जी ने कहा, माताएं और बहनें तो मोदी का सुरक्षा कवच हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर लाभार्थी बहन को हजारों रुपए मिल चुके, महाराष्ट्र में मिल चुके। और उसके बाद मोदी जी ने कहा, और मैं उनके भाषण से कोट कर रही हूँ, मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो लिंक करा लें, ताकि भाजपा सरकार बनने के बाद आपके फोन पर मैसेज आए कि आपका पैसा जमा हो चुका है। पहली कैबिनेट बैठक में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। 31 जनवरी द्वारका की रैली, पहली बैठक में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की सब महिलाओं को वादा किया। ना सिर्फ इतना, जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 17 जनवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में ये जोड़ा गया है कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक माह 2,500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित की जाएगी और दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। मैं फिर से बता रही हूँ, पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित हो जाएगी, ये जेपी नड्डा जी ने कहा। कल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने, उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, मंत्री परिषद ने शपथ ली और कल शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। अगर मोदी जी की गारंटी होती
तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना, हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया रेखा गुप्ता जी ने कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती, मोदी जी की गारंटी जुमला होती है, कि मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी जी ने तो हर मंच पे बोला, बार बार बोला कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना महिलाओं को पास होगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। पहले ही दिन मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी ने जेपी नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। जेपी नड्डा जी भी इतनी रैलियां करी उन्होंने, इतने रोड शो करे, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और हर रोड शो में, हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा जी ने कहा, और मैं उसको फिर से कोट कर रही हूँ, पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित की जाएगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन जेपी नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। अब कहां गई मोदी जी के वादे कि सब महिलाएं एसएमएस को लिंक कर लें अपने बैंक के खाते से? उनकी ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने उनके सारे वादों को झूठा साबित कर दिया। तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से ये पूछना चाहूंगी कि मोदी जी की एक गारंटी को तो आज आपने पूरी दिल्ली के सामने, पूरे देश के सामने झूठा साबित कर दिया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2,500 रुपए की योजना पारित होगी। लेकिन मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की राशि बैंक में पहुंच जाएगी। तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो फिर से मोदी जी को झूठा साबित करने वाली हैं, या 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए आएंगे? उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर के सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी कभी भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकता। यह बयान सपा की सोच के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन माननीय सदस्य स्वयं तैयार करके इस प्रश्न को लेकर के नहीं आई है। उनको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है, और भारत 3 नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। लेकिन भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमने 2022 से इसके लिए व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, और उसके अनुरूप सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ 10 सेक्टर में हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि आपके जो उत्तर आपको यहाँ से भेजा गया होगा उसमें विस्तृत रूप से दिया गया है कि 10 सेक्टर जो बनाए गए हैं, हर सेक्टर में कोई ना कोई अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी उसकी नियमित मॉनिटरिंग करता है। मासिक रूप से उस सेक्टर से जुड़े हुए किसी वरिष्ठ मंत्री के द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है,
उसके कुछ सुनिश्चित पैरामीटर और इंडिकेटर्स तय किए गए हैं, उनको अचीव करने के लिए और सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से मासिक रूप से इसकी समीक्षा होती है। हर तीसरे महीने मैं स्वयं भी इसकी समीक्षा करता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर जो हमने टारगेट तय किए थे, हमने उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इसी का परिणाम है, जब हमारी सरकार आई थी 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। और यह उन स्थितियों में जब हो रहा है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से इस देश दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना के बाद उस दौर से गुजरी थी। मेरा ये मानना है कि जो ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, आज वह देश की सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ रेट है। हमने जो 10 सेक्टर बनाए हैं, उस सेक्टर में अवस्थापना और औद्योगिक विकास का एक सेक्टर है, जिसमें अवस्थापना और औद्योगिक विकास का भी है, एमएसएमई भी है, इसके अलावा हथकरघा और वस्त्र उद्योग भी है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, सिविल एविएशन भी है, पीडब्ल्यूडी और एनआरआई से संबंधित ये सभी विभाग इस सेक्टर के अंतर्गत रखे गए हैं और जिसकी समीक्षा स्वयं यहाँ पर एपीसी के स्तर पर होती है। दूसरा सेक्टर है जो कृषि और कृषि से जुड़े हुए जितने भी उसके अन्य सहयोगी संस्थान हैं, ये सभी उसके भी लाए गए हैं। उद्यान है, खाद्य प्रसंस्करण है, रेशम विकास है, पशुधन है, डेयरी है, फिशरीज है, सिंचाई और जल संसाधन और कोऑपरेटिव को भी इसके साथ जोड़ा गया है। दूसरा सेक्टर ये रखा गया है। तीसरा सेक्टर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें समाज कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ जितना भी सोशल सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं उन सबको इसके साथ जोड़ा गया है। चौथा विभाग नगरीय विकास से जुड़ा हुआ है, जिसमें आवास और शहरी विकास का भी है, रोजगार और गरीबी उन्मूलन का भी है, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए क्षेत्र को भी, इन सभी को इस सेक्टर के साथ जोड़ा गया है। और पांचवा ग्राम्य विकास से जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज, ग्रामीण अभिवितरण सेवा, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति, राजस्व, इन सभी विभागों को इसके साथ जोड़ा गया है। पांचवा विभाग है राजस्व संग्रह से संबंधित, जिसमें राजस्व कर और निबंधन से संबंधित स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन का है, एक्साइज का है, परिवहन का है और भी अन्य जितने भी कर और करेक्टर राजस्व से जुड़े हुए जितने भी विभाग आते हैं सबको इसके साथ जोड़ा गया है। पांचवा शिक्षा का है, जिसमें हर प्रकार की बेसिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को इसके साथ जोड़ा गया है। स्पोर्ट्स को भी इसके साथ जोड़ा गया है। आठवां जो सेक्टर है वह विविध क्षेत्र में है, गृह विभाग, गृह है, कारागार है, इसमें अन्य जितने भी विभाग आते हैं सबको इसके साथ जोड़ा गया है। नौवां विभाग है चिकित्सा स्वास्थ्य का, जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य का है, परिवार कल्याण का है, मेडिकल एजुकेशन है, आयुष का है, महिला और बाल विकास का है। और 10वां सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म का है। इन सभी को इसके साथ जोड़ करके व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और बताया कि इसमें 16 देशों के 500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन कृषि क्षेत्र में नवाचार, उन्नत तकनीकों और शोध को बढ़ावा देगा। वहीं कार्यक्रम में वैज्ञानिकों और किसानों को सम्मानित किया गया, जिससे वे नई तकनीकों से अवगत होकर उत्पादन और जीवन स्तर सुधार सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार कृषि शिक्षा और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं कृषकों का उत्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के इस प्रतिष्ठित सम्मेलन को देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा पर आयोजित किया जा रहा है। और वैसे भी इस विश्वविद्यालय का अपना एक बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। पूरे देश दुनिया के अंदर यहाँ से निकले हुए वैज्ञानिक, छात्र छात्राएं अनेक कीर्तिमान अनेक क्षेत्रों में आज स्थापित कर चुके हैं। ऐसे सम्मेलनों के द्वारा जहाँ एक और किसान भाइयों को कृषि से जुड़ी नवीनतम तकनीकी शोध, परिणामों एवं उत्तम बीज, खाद आदि के विषय में जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अभी मैंने जिस प्रदर्शनी का यहाँ पर मेरे हाथों कुलपति जी ने शुभारंभ करवाया, वहाँ पर लगे विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से उद्यानिकी, पशुपालन एवं जैविक खेती जैसी कृषि की अन्य विधाओं के बारे में भी विषय विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है और जो उनके द्वारा इन क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां आज हासिल की जा रही है और जो किसानों के हित में उनके उत्पादन को बढ़ा सकती है, उनकी आय को दुगना कर सकती है, हर क्षेत्र में उनके उत्थान और उन्नयन के लिए सहायक हो सकती है, वो सब हम प्रदर्शनी के माध्यम से भी यहाँ पर देख रहे हैं।
कृषि जगत के इतने महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए मैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर चौहान साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के किसानों को कुशल एवं समृद्ध बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और जो बजट भारत सरकार ने अभी आम बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट में भी किसानों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। उसमें सारे प्रावधान किए गए और हमने भी उत्तराखंड राज्य का, जो कल हमारा भी राज्य का बजट प्रस्तुत हुआ है, आम बजट, और मैं जैसा कुलपति महोदय कह रहे थे कि अभी बजट सेशन चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है। मैं कल भी यहाँ आना चाहता था, उद्घाटन अवसर पर आप सबके बीच में रहना चाहता था, लेकिन क्योंकि कल ही बजट प्रस्तुत हो रहा था और एक ही टाइम पर आपका यहाँ ये सम्मेलन प्रारंभ हो रहा था और वहाँ बजट भी उसी समय पर जो है प्रस्तुत हो रहा था, इसलिए मैं कल आ नहीं पाया। लेकिन मन में बहुत इच्छा थी कि हमारे कृषक भाइयों से मिलूं, हमारे वैज्ञानिकों से मिलूं, विश्वविद्यालय में आऊं, आप सबके बीच में आपके नवाचार, आपके द्वारा जो नई नई तकनीकी, नए नए शोध अनुसंधान जो आप सबने किए हैं, उसकी थोड़ी जानकारी जरूर मैं भी प्राप्त करूं। लेकिन कल समय शाम तक बजट का था, इसलिए आप सबके बीच में नहीं आ पाया। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं और यहाँ से जाने के बाद फिर से मुझे बजट सेशन में ही भाग लेना, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं सच में कभी भी हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा, मैं यहाँ के जो हमारी विश्वविद्यालय की परिषद है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जिसमें 2 रजिस्ट्रार यहाँ के लिए नामित होते हैं, उसमें मैं भी कुछ वर्षों तक नामित रहा हूँ। इसलिए और वैसे भी इसी जिले में मेरा बचपन बीता है, यहाँ आना जाना रहा है, इसलिए मैं कोई अवसर ऐसा छोड़ता नहीं हूँ या ऐसा अवसर जो मुझे मिलता है कि अपने किसान भाइयों से मिलूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने RCVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में लैपटॉप राशि वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर प्रदेश के 79,000 से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के खाते में लैपटॉप हेतु 224 करोड़ की राशि का अंतरण किया। वहीं सभी होनहार विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश की नींव का पत्थर सभी प्रतिभावान बच्चे हैं। लैपटॉप की राशि मिलने के पश्चात निश्चित ही सभी को डिजिटल शिक्षा से जुड़कर उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा और स्वर्णिम भविष्य की राह को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज का ये कार्यक्रम मेरे बोलने का कम है, हमने ये जो महसूस किया उसका आनंद अलग है। जैसे किसी भी मिठाई की दुकान पे हम जाएं और मिठाई की दुकान पर हम अपन कभी कलाकंद खाएं और रबड़ी खाएं, और कलाकंद और रबड़ी का कोई शब्दों से बताओ टेस्ट कैसा, कोई बता सकता है? सभी मिठाई एक जैसी मीठी है, लेकिन वो महसूस करने की उसको शब्दों से नहीं बता सकते। वो सारी मिठाई कैसी भी हो, लेकिन उनको कोई शब्द की सीमा में नहीं बांध सकते। ये हमारे लिए रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये जो हमारी पंचेंद्रियों के माध्यम से हमारे को जो एहसास होता है, उस एहसास को शब्दों से बयां करना, ये कुछ शब्दों तक की सीमितता हो सकती, लेकिन परिपूर्णता नहीं हो सकती। और आज के इस अवसर पर मैं स्मरण कर रहा था, मेरे मित्रों से मैं बात कर रहा था, हम केवल भगवान राम का वो प्रसंग याद करें, भगवान श्री राम के उस समय का कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर अनुत्तरित रह जाते हैं। मैं मान के चलता हूँ वो हमारी आस्था के केंद्र है, हमारी श्रद्धा है, लेकिन कभी यह कल्पना करें कि भगवान श्री राम के जीवन में अगर महर्षि विश्वामित्र नहीं आते, महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के पास आकर जंगल में होने वाले तमाम अत्याचारों का, राक्षसों का अंत करने के लिए वो कोई उनने सेना नहीं मांगी, राजा जी से कोई सहायता नहीं मांगी, महाराज से दशरथ से कोई सहायता नहीं मांगी। क्या मांगा उनने? भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को, और श्री राम लक्ष्मण जी को ले जा करके अपने उस कष्ट को बताया जंगल में कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ और ये राक्षसों का आतंक है, कृपा करके इसमें। और हम सब देख रहे हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही उनके साथ है, कोई सेना नहीं साथ, लेकिन उस काल परिस्थिति में, उस समय की व्यवस्था में जो अभी बाल मन है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो थोड़ा सा युवा, तरुण युवा समझ लें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम